हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजाना आपके लिए लेकर आई हूँ अपना नेक्स्ट यूनिट कंटेम्प्रेरी का सेकेंड यूनिट का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैकाले का विवरण पत्र 1835 आता है मैकाले मिनट 1835। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1835 इसका मैकाले का जो मैकाले मिनट है 1835 इसका रीज़न क्या था, इसको ये नाम दिया गया। 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों की शिक्षा के संदर्भ में एक आज्ञापत्र जारी किया, जिसमें लिखा कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपीस इसका प्रयोग साहित्य के रख रखाव व भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन व ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में रहने वालों को विज्ञान का ज्ञान कराने में किया जाए। इसमें साहित्य व भारतीय विद्वान शब्द की व्याख्या नहीं की गई, इसीलिए दो विवाद छिड़ गए। तो मैं आपको बताती हूँ 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नया आज्ञापत्र जारी किया था। जब ये आज्ञापत्र जारी किया गया था तो कंपनी को भारतीय की शिक्षा के संबंध में ये निर्देश दिया गया था कि एवरी ईयर, जैसे कि मैंने अभी आपको डिफाइन किया, एवरी ईयर 1 लाख रुपये का जो प्रयोग है वो साहित्य लिटरेचर के रख रखाव और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन व ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में रहने वालों को विज्ञान का ज्ञान 3 पॉइंट्स हैं ये सारे। 1 लाख रुपये का प्रयोग साहित्य के रख रखाव में किया जाए, भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन व ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में जो लोग रहते थे उनको विज्ञान का ज्ञान कराने में, भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और विकास में ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में रहने वालों को विज्ञान का ज्ञान कराने में किया जाए। ये 3 पॉइंट से समझ लीजिएगा इसको अच्छे से। 1 लाख रुपीज़ जो है साहित्य के रख रखाव, और नेक्स्ट टॉपिक था भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन व विकास के लिए, एंड थर्ड था ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में रहने वालों को विज्ञान का ज्ञान कराने में। बट इसमें लिटरेचर और जो इंडियन स्कॉलर थे, साहित्य और भारतीय विद्वान, इस वर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसीलिए आपस में दो डिस्प्यूट हुए, प्राच्य और पाश्चात्य। ठीक है, तो प्राच्य एंड पाश्चात्य 10 जून, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब ये दो विचारधाराएं ये जन्म ले चुकी तो एक इसमें प्राच्यवादी था, दूसरा पाश्चात्यवादी। यह विवाद 20 वर्ष बाद प्रसारित 1833 जो प्रेजेंट किया गया 1833, मैंने अभी ऊपर आपको डिटेल में बताया 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट, जैसे कि यहाँ आपको बताया गया है 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट। बट इसको अभी मैंने आपको बताया कि जो विवाद छिड़ा तो 20 वर्ष बाद यानी 1833 में भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया, और इस सुझाव इसको जो ये डिस्प्यूट थे प्राच्य और पाश्चात्य, इनको भी सॉर्ट आउट नहीं किया गया। ठीक है, 10 जून 1834 1834 को लॉर्ड मैकाले जनरल गवर्नर की काउंसिलिंग का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया था, और इनको बुलाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, उसको इस सलाहकार के रूप में बनकर यहाँ पर आए, और उसी में जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसे जन शिक्षा समिति, यह है आपका मैकाले को जन शिक्षा समिति, इसका अध्यक्ष बना दिया गया। चलिए, तो पहले ये बात करते हैं जो हमारा प्राच्य जो विवाद रहा वो क्या था। फर्स्टली हम इसको डिस्कस करते हैं। प्राच्य विवाद जो था वो ये था कि जो प्राचीन, जो पहले से चली आ रही थी एंशिएंट, वो थी अरबी, फारसी, संस्कृत। भाषा का माध्यम, जो शिक्षा का माध्यम था, जो लैंग्वेज थी उस टाइम, वो थी ये तीन, अरबी, फारसी, संस्कृत को भाषा का माध्यम माना गया, और इसको मानने वाले विद्वान थे S.D. प्रिंसेप एंड H.H. विल्सन। सेकंड था पाश्चात्य विवाद। इसमें भाषा का माध्यम रखा गया इंग्लिश, और इसके फॉलोअर थे डेविड हायर,
राम मोहन रॉय एंड मैकाउले। ठीक है। 1834 में, जैसे कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाउले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाकर 1813 का आज्ञा पत्र को स्पष्ट करने को कहा तथा जो ये विवाद छिड़े हुए थे दो, प्राच्य एंड पाश्चात्य, जो न्यू एंड एंशिएंट थे ये, तो वो सुलझाने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कहा गया। ठीक है। अब ये मैकाउले का विवरण पत्र, मैकाउले विवरण पत्र, मैकाउले मिनट 1835। मैकाउले ने 1813 के आज्ञा पत्र मैकाउले ने 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 का अध्ययन करके 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल की काउंसिल को पेश किया। इसी के नाम पर इसे मैकाउले का विवरण पत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए इससे बात करते हैं हम। ये तो मैंने आपको बताया इन्हीं के नेम पर इसका नाम पड़ा था, और इसको 1813 का जब आज्ञा पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया तो इसको 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र जनरल गवर्नर की काउंसिल को पेश किया। किसने? मैकाउले ने। और इसी वजह से इन्हीं के नाम पर इसको मैकाउले मिनट कहा गया। इसमें 3 मुद्दों पर विवाद बना। तो सबसे पहला जो मुद्दा था वो ये था, फर्स्ट था 1 लाख का खर्च कैसे हो। और 1813 में जो इनको जन समिति का जब अध्यक्ष बनाया गया मैकाउले को, तो इनसे ये सुझाव करने के लिए जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि 1 लाख रुपीज़ साहित्य पर खर्च किए जाए, 1 लाख रुपीज़ रख रखाव साहित्य और भारतीय विद्वान जो हैं उनके विद्वानों के प्रोत्साहन विकास पर खर्चे के लिए था। और ब्रिटिश शासित जो क्षेत्र थे उनमें जो विज्ञान के ज्ञान पर ये खर्च था। बट ये जो थे ये तीनों जो है मुद्दे विवाद का ही कारण बने रहे, तो इसलिए मैकाउले को बुलाया गया था, उससे कहा कि आप इसको सुलझाएं। तो उन्होंने सुलझाने को उसने बात रखी इस पर विवाद की वजह। विवाद का वजह क्या थी मैंने आपको फिर बताती हूँ। 1 लाख का खर्च कैसे हो। साहित्य की बात तो की गई, बट ये नहीं कहा गया कि किस साहित्य पर। हिंदी था, इंग्लिश था, संस्कृत था, अदर XYZ, इस लैंग्वेज के साहित्य पर ही खर्च किया जाएगा। सेकंड था साहित्य शब्द का क्या अर्थ लिया जाए, तो जो साहित्य जो लिटरेचर है उसका अर्थ क्या रखा जाए, एक्चुअल में व्हाट्स द मीनिंग यानी एक्सटेंड मीनिंग ऑफ लिटरेचर। थर्ड था भारतीय सीमा में कौन से विद्वान लिए जाएं, यानी वो कौन से विद्वान थे जो भारतीय सीमा के अंतर्गत आएंगे, जो भारतीय में माने जाएंगे। यह विवाद इसमें फिर बना। मैकाउले इसको निम्नवत स्पष्ट किया। मैकाउले ने इस टॉपिक को, इन मुद्दों को इस तरह से एक्सप्लेन किया, क्लियर किया। जो 1 लाख रुपए की व्याख्या की गई कि 1 लाख रुपए खर्च करना है, तो उस पर मैकाउले ने ये सुलझाया कि कंपनी अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से किसी भी मद पर इसको खर्च कर सकती है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी स्वेच्छा से इसको किसी भी मद पर खर्च कर सकती है। सेकंड उसने सुलझाया साहित्य शब्द। साहित्य शब्द की व्याख्या की मैकाउले ने, केवल ओनली इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य से लिया गया। यानी साहित्य क्या रखा गया इसमें, इंग्लिश लिटरेचर को इसमें रखा गया। इसमें अरबी फारसी से नहीं रखा गया। जबकि मैंने आपको बताया था जो प्राच्य था, जो प्राचीन था, उसमें साहित्य क्या था, अरबी फारसी और संस्कृत। लेकिन इसमें सिर्फ इंग्लिश साहित्य रखा गया, इंग्लिश लिटरेचर को। नेक्स्ट जो मुद्दा था वो ये था कि भारतीय विद्वानों को विज्ञान का ज्ञान, इसकी व्याख्या की गई केवल अंग्रेजी साहित्य के विद्वानों से। केवल जो भारतीय विद्वान माने गए वो कौन से माने गए, फिर समझ लीजिए, केवल अंग्रेजी साहित्य के विद्वानों से। इन्होंने भारतीय विद्वान को एक्सप्लेन किया, यानी वही उनकी सीमा में आए। भारतीय सीमा में कौन से विद्वान लाए गए, ये है ना, भारतीय सीमा में कौन से विद्वान लाए गए, तो भारतीय विद्वान यानी भारतीय विद्वान कौन से माने गए, केवल अंग्रेजी साहित्य के विद्वान, जैसे लॉर्ड एंड
लॉक एंड मिल्टन। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो उनने अपनी जो ये मुद्दे थे उनको स्पष्ट किया मैकाउले ने। उसके साथ मैकाउले ने कुछ सुझाव रखे। तो मैकाउले के सुझाव क्या थे? पहला था इनका, यहाँ जो ये लिखा गया है ये है प्राच्य, यानी प्राचीन। प्राचीन साहित्य के प्रकाशन पर सरकारी धन व्यय नहीं किया जाएगा। प्राचीन साहित्य के प्रकाशन पर, उसके पब्लिकेशन पर कोई भी गवर्नमेंट अमाउंट, कोई भी गवर्नमेंट मनी उस पर खर्च नहीं की जाएगी। सेकंड था, भारतीयों को इंग्लिश का ज्ञान अनिवार्य कराया जाए, यानी उनको इंग्लिश की नॉलेज दी जाए। किसको? भारतीयों को। सेकंड था, ज्ञान विज्ञान कानून को शिक्षा व शिक्षा का माध्यम, यानी ज्ञान, ये जो था ना ज्ञान विज्ञान और कानून, ये इसमें शिक्षा में रखा गया। और शिक्षा में शिक्षा का माध्यम इंग्लिश ही किया जाए, यानी लॉ की शिक्षा दी जाए एंड ज्ञान विज्ञान, साइंस एंड लॉ। ठीक है, उसमें सपोर्ट रखा गया उच्च वर्ग के शिक्षित लोगों के द्वारा यह शिक्षा निम्न वर्ग तक भी पहुंचेगी। ऐसा पॉसिबल होता है तो जितने हायर कैटेगरी में जो लोग आते हैं तो उनके यहाँ जो वर्किंग होते हैं पर्सन, वो एजुकेटेड होंगे। तो जो उनके यहाँ वर्किंग है वो एजुकेटेड पर्सन जो हायर कैटेगरीज में आते हैं वो उनको, उनके अंडर में रहेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो उन तक ऑटोमेटिकली शिक्षा अपना पहुँच जाएगी। ये एक तरह से इसको छन्नीकरण, इसको निस्यंदन का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ टॉपिक था, धार्मिक शिक्षा किसी भी विद्यालय में नहीं दी जाएगी। शिक्षा, कोई भी स्कूल हो, किसी में भी किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड कोई शिक्षा बच्चों को नहीं दी जाएगी। अब ब्रिटिश सरकार ने मैकाउले की सिफारिशों की अपनाते हुए, जो ब्रिटिश सरकार थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने मैकाउले की जो सिफारिशें थी, सुझाव थे, उसको अपनाते हुए 7 मार्च 1835 को सरकार ने शिक्षा नीति की घोषणा कर दी, जो इस प्रकार की। ठीक है, इसमें क्या रखा गया? 1 लाख का प्रयोग केवल इंग्लिश शिक्षा पर ही होगा। 1 लाख जो खर्च किया जाएगा उसमें ये बात रखी गई, ये सिफारिश हुई, इस जो उन्होंने शिक्षा नीति की घोषणा की उसमें ये रखा गया कि 1 लाख रुपए जो है उसका प्रयोग केवल इंग्लिश शिक्षा पर ही किया जाएगा। नेक्स्ट था, संस्कृत, अरबी, फारसी और जितनी भी संस्कृत, अरबी, फारसी ये संस्थाएं हैं, इनको संस्थाओं को बंद ना कर दे। संस्कृत, अरबी, फारसी संस्थाओं को बंद ना करके उनके शिक्षकों का वेतन व छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप ऐसे ही निरंतर रहेगी, एज इट इज रहेगी। जो भी संस्कृत की, अरबी, फारसी की जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे थे उनको बंद नहीं किया जाए, और उनमें जो स्कॉलरशिप थी, उनकी जो सैलरीज थी, वो उनको एज इट इज प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट है प्राच्य साहित्य, यानी प्राचीन जो अरबी, फारसी, संस्कृत से रिलेटेड था। तो प्राच्य साहित्य के मुद्रण एवं प्रकाशन पर कोई खर्चा नहीं किया जाएगा, कोई खर्चा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है उपर्युक्त संख्या 3 से बचने वाली धनराशि, यानी प्राच्य साहित्य के मुद्रण एवं प्रकाशन पर कोई खर्च नहीं होगा। जो अमाउंट बचेगी, संख्या 3 से बचने वाली धनराशि, जब अमाउंट बचती है तो उसको इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य व पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान पर ही खर्च होगा। ठीक है, यानी पॉइंट नंबर 3 से जो पैसा इनके जब प्रकाशन, जो उनके पब्लिकेशन पर जो अमाउंट है वो एक्सपेंड नहीं होगी, तो उससे जो अमाउंट बचेगी, यानी जो 1 लाख रुपीज़ जो बचेंगे, तो वो या तो इंग्लिश लैंग्वेज पर, या तो नहीं, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज पर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों पर ही, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान पर ही खर्च होगा। इंग्लिश लिटरेचर पर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज पर होगा और साइंस पर ही खर्च किया जाएगा। ओवरऑल इंग्लिश से रिलेटेड टू इंग्लिश ओनली। ठीक है, देखिए फिर है मैकाले विवरण पत्र बेंटिक की शिक्षा नीति के परिणाम। जब इन्होंने मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया और बेंटिक ने इसकी घोषणा की शिक्षा नीति की, तो उसका परिणाम क्या रहा, इसके रिजल्ट क्या रहा?
भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली इंग्लिश माध्यम की शुरुआत हो गई। इसकी इंग्लिश एजुकेशन की, इंग्लिश माध्यम की। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली इंग्लिश माध्यम, इंग्लिश मीडियम की शुरुआत हो गई। सेकंड था प्राच्य भाषा, यानी प्राचीन भाषा, प्राचीन जो लैंग्वेज थी और साहित्य के स्थान पर पाश्चात्य भाषा, यानी अरबी, फारसी, संस्कृत के स्थान पर पाश्चात्य, वेस्टर्न, ये लैंग्वेज इंग्लिश, और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को स्थान, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को स्थान मिला, उसको एक जगह मिल गई, मीन्स इंग्लिश को ही एक प्लेस मिला, इंग्लिश की एंट्री हुई। अब बात करते हैं इसके एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले एवोल्यूशन के लिए उसके प्रीक्विसाइट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स की बात करते हैं। तो इसमें इसकी क्वालिटी क्या रही? प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में तर्कपूर्ण निर्णय, यानी प्राच्य पाश्चात्य विवाद, जो विवाद छड़े थे, ये जो मुद्दे थे, 3 मुद्दे थे, वन लैख रुपीज, भारतीय विद्वान और भारतीय ज्ञान विज्ञान की एजुकेशन। तो इसमें जो 3 विवाद थे, मैंने फिर आपको रिव्यू कराई इसलिए तीनों मुद्दे। तो ये वो प्राच्य पाश्चात्य के विषय में तर्कपूर्ण निर्णय, एक लॉजिकल डिसीजन इस पर ले लिया गया। इनसे जो ये मुद्दे थे, इनसे रिलेटेड जो डिस्प्यूट चल रहा था, उस पर एक लॉजिकल डिसीजन लिया गया। पाश्चात्य भाषा साहित्य व ज्ञान विज्ञान की वकालत, किसका फेवर किया गया? वेस्टर्न, यानी अंग्रेजी, पाश्चात्य भाषा साहित्य, लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर, और वहीं का ज्ञान और वहीं का विज्ञान, इसकी वकालत, इसका फेवर किया गया। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा की वकालत, प्रोग्रेस एजुकेशन, इसकी वकालत की गई, जिसमें उन्होंने कानून लॉ को रखा और साइंस को। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति। अभी हमने आपको ऊपर इसमें बताया गया था कि मैकाउले ने ये बात रखी, किसी भी विद्यालय में धर्म से रिलेटेड, किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसमें शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति को रखा गया। ठीक है, ये थी इसकी क्वालिटी। बात करते हैं इसके दोष। इसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी? फर्स्ट थी 1813 के आज्ञापत्र की धारा 43 की व्याख्या पक्षपात को, यानी ये जो आज्ञापत्र था 1830, और ये किस सेक्शन के अंतर्गत था? धारा 43 सेक्शन 43, इसमें जो है इसको एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन वो फेवरेबल थी, यानी फेवरेबल पक्षपात कौन थी? इसमें सिर्फ अंग्रेजी को ही, यानी इंग्लिश को ही फेवर किया गया। नेक्स्ट है प्राच्य, यानी प्राचीन साहित्य की आलोचना की गई, उसकी आलोचना की गई, क्योंकि मैकाउले ने बताया कि मैकाउले ने लिखा प्राच्य साहित्य के बारे में कि भारतीय धर्म ग्रंथ अंधविश्वासों और मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरे हुए हैं। ठीक है, ये कहा गया उन्होंने। और बहुत कुछ मतलब इसमें कहा गया कि मतलब जो यहाँ का विज्ञान है, यहाँ के विज्ञान में बात की, बादशाहों की जो के किंग्स थे, उनके बारे में बताया गया कि वो इतनी हाइट होती थी, पेड़ों की बताया गया इतने बड़े होते थे, दूध की नदियाँ बताई गई, ये सब मूर्खता वाली थी। बहुत सारी चीज़ों की आलोचना की गई जो प्राच्य साहित्य इसमें इन्वॉल्व की गई थी। नेक्स्ट था इंग्लिश शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव अनुचित, क्योंकि भारतीय है, अरबी होती थी, फारसी थी, संस्कृत थी, हिंदी थी, तो सिर्फ वहाँ पर जो शिक्षा का माध्यम लिया रखा गया वो इंग्लिश, जो कि सबसे बड़ी कमी थी कि अंग्रेजी को वहाँ पर शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। फिर नेक्स्ट, केवल उच्च वर्ग के लिए उचित शिक्षा व्यवस्था का सुझाव अनुचित, सबसे बड़ा ये जो कमी थी, ये भी एक मेजर जो था डिमेरिट से, जो हायर सोसाइटी है उन्हीं के लिए जो एजुकेशन थी उसको अरेंज किया गया। लोअर क्लासेस के लिए तो सिर्फ ये कर दिया गया कि वो उनके यहाँ, उनके अंडर, उनके उसमें होंगे, उनके अंडर में या उनके साथ, तो या उनको फॉलो करेंगे, तो या उसके आसपास होंगे, मतलब उनकी संगत में होंगे, तो वो उससे ऑटोमेटिकली खुद ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए कोई शिक्षा का प्रावधान नहीं रखा गया, केवल हायर कैटेगरीज के लिए। फिर फिफ्थ था निस्यंदन सिद्धांत की पुष्टि अनुचित। ये जो निस्यंदन सिद्धांत था, निस्यंदन सिद्धांत यही था कि हायर से एजुकेशन, हायर के लिए व्यवस्था न की जाए,
लोअर क्लासेस के लोग उसे खुद ही हायर के अंडर में रहते हुए, उनकी संगत में रहते हुए उसे खुद ही सीख लेंगे। ये था निस्संदेह सिद्धांत और इसी की पुष्टि इसमें की गई, जो कि बिल्कुल अनुचित थी। ठीक है, अब बात करते हैं मैकाउले विवरण पत्र का तत्कालीन प्रभाव। जब इसको लागू किया गया तो उसका इफेक्ट क्या रहा। फर्स्ट था शिक्षा नीति बेंटिक रिसोल्यूशन। बेंटिक रिसोल्यूशन की घोषणा होते ही इंग्लिश मीडियम यूरोपीय ज्ञान विज्ञान की प्रधान शिक्षा नीति की घोषणा हो गई। जैसे ये शिक्षा नीति लागू की गई तो बेंटिक रिसोल्यूशन की घोषणा होते ही, है ना, ये बेंटिक रिसोल्यूशन था, सुझाव का जो था समाधान, तो इसमें इंग्लिश मीडियम यूरोपीय ज्ञान विज्ञान की प्रधान शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई। यानी मेन इसी को रखा गया। मेन बताया था आपको कि सभी चीज़ें इंग्लिश से रिलेटेड होंगी और साइंस वहीं का रखा जाएगा, यूरोपीय साइंस। 1837 में लॉर्ड ऑकलैंड ने इंग्लिश को राजभाषा भी घोषित किया। इसको किसने किया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने। जबकि लॉर्ड बेंटिक ने, मैकाउले के जो टाइमिंग थे, लॉर्ड बेंटिक ने उनको बनाया था। उन्होंने ही जन शिक्षा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही जन शिक्षा समिति ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन यहाँ पर जब 35 में इसको लागू कर दिया गया, 1837 में जो इसके प्रभाव हुए वो ये रहे। 1837 में लॉर्ड ऑकलैंड ने इंग्लिश को राजभाषा घोषित किया और लॉर्ड रिपन हर्टिंग ने आदेश जारी किया कि इंग्लिश जानने वाले छात्रों को ही सरकारी नौकरी दी जाएगी। प्राच्य साहित्य में निर्धन बनाए गए उनका मजाक, जितने भी साहित्य में बताए गए थे, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, तो प्राच्य साहित्य में जो भी कुछ बताया गया, जितने भी वो रीज़न बताए, उनका मजाक उड़ाया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया गया, ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो भारतीय ज्योग्राफी में था कि भाई यहाँ की जो वो है नदियाँ हैं वो दूर से ग्लेशियर की नदियाँ हैं, तो इसका उन लोगों ने मजाक उड़ाया। बताया गया कि राजाओं की, अभी मैंने बताया था ऊपर भी, राजाओं की जो हाइट थी, इतने लंबे लंबे राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा इतने लंबे राजा नहीं थे, इस तरह से उन्होंने इस मजाक उड़ाया। अब बात करते हैं इसमें फिफ्थ वाला जो पॉइंट था अभी आपको जो हमने बताया, निस्संदेह सिद्धांत की, ये ना निस्संदेह सिद्धांत की पुष्टि अनुचित। अब बात करते हैं हम निस्संदेह सिद्धांत। तो ये निस्संदेह सिद्धांत जो था वो क्या था? इसको कहा गया फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी छन्नीकरण का सिद्धांत या अधोगामी, डाउनवर्ड, नीचे की ओर। इसके लिए भी दो वर्ग थे, इसमें दो वर्ग रखे गए। केवल उच्च वर्ग लोगों के लिए ही इंग्लिश की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने ये बात रखी कि केवल हायर कैटेगरीज के लोगों के लिए ही इंग्लिश की जो अरेंजमेंट्स है उन्हीं के लिए की जाए। सेकंड, अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए, सभी वर्ग के व्यक्तियों के लिए अंग्रेजी शिक्षा जो है, जो इंग्लिश है, इंग्लिश एजुकेशन सभी कैटेगरीज के लिए की गई। ये भी इसमें दो वर्ग बना दिए गए, एक तो केवल हायर के लिए और एक सभी के लिए। तो 1835 में मैकाले ने सुझाव दिया कि उच्च वर्ग के व्यक्तियों को ही इंग्लिश शिक्षा दी जाए, जो हमारे लिए एक वाहक का, जस्ट लाइक अ मैसेंजर का काम करेगी। इसके बाद ही एक सिद्धांत का विकास हुआ कि शिक्षा व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के लिए ही की जाए। इनके संपर्क में आते ही, इनके कांटेक्ट में आते ही निम्न वर्ग के, जो लोअर कैटेगरी, लोअर क्लास के लोग हैं, उनके कांटेक्ट में, जब ये लोग उनके हायर क्लासेस के जो पर्सन है उनके कांटेक्ट में आएंगे तो उनके संपर्क में आते ही वो ऑटोमेटिकली खुद ही शिक्षा यानी एजुकेशन सीख जाएंगे। इसे ही निस्संदेह सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया, डाउनवर्ड थ्योरी भी, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। तो उससे रिलेटेड फिर एक रिपोर्ट को रखा गया, एडम रिपोर्ट कहा गया इसे। विलियम एडम ने अपना सर्वेक्षण जारी रखते हुए अपनी लॉर्ड ऑकलैंड को 3 किस्तों में प्रस्तुत की। अपनी रिपोर्ट, विलियम एडम ने अपना सर्वेक्षण जारी रखते हुए अपनी रिपोर्ट लॉर्ड ऑकलैंड को 3 इंस्टॉलमेंट में, 3 पोर्शन में प्रेजेंट की। फर्स्ट रिपोर्ट इन्होंने जो प्रेजेंट की थी वो जुलाई 1835 में संपूर्ण बंगाल प्रांत के स्कूल संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं। यानी 1835 में संपूर्ण बंगाल प्रांत के स्कूल संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं। सेकंड रखा गया रिपोर्ट में दिसंबर
1836 1836, यहाँ जुलाई 35 की बात थी या दिसंबर 1836 में जिला राजशाही के थाना नतूर के शिक्षा संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं। थर्ड रिपोर्ट थी फरवरी 1838 में मुर्शिदाबाद, बर्धमान, बीरभूम, तेरहट व दक्षिण बिहार क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर आंकड़े प्रस्तुत किए गए। ठीक है, इनके आंकड़े यानी फर्स्ट रिपोर्ट में इसके आंकड़े स्कूल संबंधी कहाँ के, संपूर्ण प्रांत के, संपूर्ण बंगाल प्रांत के, इसमें जिला राजशाही थाना नतूर के से रिलेटेड थे। और थर्ड रिपोर्ट में ये जो दिए हैं मुर्शिदाबाद, बर्धमान, बीरभूम, उत्तरप्रदेश व दक्षिण, इसके सर्वेक्षण पर जो आंकड़े थे वो उन्होंने प्रस्तुत किए। फर्स्ट में वो उन्होंने स्कूल के प्रस्तुत किए, सेकंड में ये प्रस्तुत किए थाना नतूर के, और थर्ड में इन सिटीज़ के जो मैंने आपको बताए हैं इन क्षेत्रों के प्रस्तुत किए। तथा एडम ने यह भी लिखा कि भारत में जन शिक्षा बहुत ज़रूरी है जो यहाँ की भाषाओं के माध्यम से होनी चाहिए। यहाँ की मदर टंग है जो लैंग्वेज, मदर टंग नहीं, यहाँ की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लॉर्ड ऑकलैंड ने इस रिपोर्ट को अस्वीकृत करते हुए लॉर्ड ऑकलैंड ने इस जितनी भी इन्होंने रिपोर्ट, एडम ने जो रिपोर्ट प्रेजेंट की उसको जो है रिफ्यूज कर दिया गया, को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इस रिपोर्ट को अस्वीकृत करते हुए मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत, छन्नीकरण सिद्धांत को लागू करने का ही फैसला कर लिया। यानी ये जो था फिल्ट्रेशन डाउनवर्ड थ्योरी, इसी को ही कंटिन्यू करने का, इसी को ही एग्जीक्यूट करने का डिसीजन ले लिया गया। ठीक है, इसके बाद हमारा था, इसके बाद जो स्टार्ट होगा हमारा, फिर मैं आपको बता दूँ कोई भी शिक्षा नीति एवरी ईयर आफ्टर 20 ईयर्स, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आती थी वो एवरी 20 ईयर्स, आफ्टर एवरी 20 ईयर्स, हर 20 वर्ष के बाद लागू होती थी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट होगी वो होगी हमारी वुड डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गुड बाय।